टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 10 अप्रैल के, यानी कि आज के करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो 3 जून को, यूपी पीसीएस दे रहे हो 12 जून का, या आप लोअर पीसीएस मेंस है, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, ये करंट अफेयर इस तरह से क्यूरेट किए गए हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि आपकी दोनों की नीड्स को पूरी करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो एज वेल एज मेंस। तो इन वीडियोस को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए। उस जितनी भी करंट अफेयर्स हैं आप चाहें तो उनके नोट्स बना सकते हैं, और चाहे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ्स भी आप ले सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आपकी करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर का जो आपका छूट जाए और यहाँ से कवर ना हो और आप एग्जाम में क्वेश्चन उसको पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आप करके आ पाएंगे एग्जाम में, अगर आप तरीके से डेली बेसिस पे सारे करंट अफेयर्स कवर करते चले जाएंगे। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी वीडियोस यहाँ पे देखते हैं, जो भी पीपल यहाँ पे वीडियोस देखते हैं, वो ये चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। फ्री टेलीग्राम चैनल है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, पोल्स क्विजेस वगैरह सब यहीं पे आती हैं, फ्री पिक्स वगैरह यहीं मिलती हैं। तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। सर, बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस की फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करें या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करें, तो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं GS1 से। तो KVIC ने, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए और आर्टिजनल क्रिएटिविटी के लिए। यानी कि बनारसी पश्मीना को लॉन्च किया है कि आत्मनिर्भरता के लिए और कलात्मक रचनात्मकता के लिए। तो देखिए, वैसे पश्मीना जो होता था वो कश्मीर में पाया जाता था, लद्दाख में पाया जाता था, लेकिन वो लद्दाख के साथ साथ अब वहाँ से वूल लाने के बाद, यानी कि पश्मीना वूल वहाँ से लाने के बाद उसको जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है बनारस में। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पश्मीना प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द रीजन ऑफ लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से बाहर पश्मीना के ऊपर काम किया जाएगा, पश्मीना के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। KVIC विल बी सेलिंग, यानी कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि KVIC जो है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया था और कब बनाया गया था। जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, किस एक्ट के साथ बना था। पहली बात तो ये, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या किसी एक्ट के साथ बना था क्या, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर बना था तो किस एक्ट के साथ बना था, किस एक्ट से बनाया गया था और कब बनाया गया था। 1956 में बनाया गया था या 1958 में बनाया गया था, ये आप बताएंगे। तो KVIC विल बी सेलिंग द मेड इन वाराणसी पश्मीना प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स शोरूम्स, आउटलेट्स एंड इट्स ऑनलाइन पोर्टल। तो अब KVIC जो है मेड इन बनारस का जो पश्मीना प्रोडक्ट है उसको बेचेगा अपने शोरूम्स के द्वारा, आउटलेट जो उसने खोल रखे हैं, और ऑनलाइन के द्वारा। पश्मीना इज फेम्ड एज एन असेंशियल कश्मीरी आर्ट। पश्मीना एक कश्मीरी आर्ट फॉर्म है, बट रीडिस्कवरी ऑफ पश्मीना इन वाराणसी द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज यूनिक इन मैनी वेज। तो ये बहुत ही अच्छे तरह से यूनिक है। और जो उत्तर प्रदेश में बनारस में जो आर्टिजन लोग हैं, यानी कि जो हथकरघा वाले काम करने वाले जो लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक रोजगार का साधन होगा। और वहाँ पे जो क्वालिटी निकलेगी पश्मीना की, वो एक अलग ही निकलेगी एज़ कम्पेरिजन टू जो लेह लद्दाख में और कश्मीर में चल रही थी। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो KVIC ने लॉन्च की है, जिससे कि रोजगार, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है कोविड-19 वैक्सीनेशन की। अगर हम बात करें तो 2.29 करोड़ भारतीयों को अभी तक ये लग चुकी है। जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं ये लग चुकी हैं। 2.29 करोड़ इंडियंस हैव रिसीव्ड प्रिकॉशन जैब्स टिल डेट। यानी प्रिकॉशन जैब्स की अगर हम बात करें, देखिए 2 तो लग रही थी सबके, है ना। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज तो लगनी थी। फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद जो थर्ड डोज थी उसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, यानी कि सावधानी के लिए डोज लगवाने की बात की जा रही है। तीसरी डोज जो लगनी थी, तो तीसरी डोज जो है अब तक 2.29 करोड़ लोगों को लग चुकी है। अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन हम करीब 140 करोड़ बता रहे हैं कि भारत की जनसंख्या इस टाइम पे 140 करोड़ है, जिसमें से कि टोटल वैक्सीनेशन डोज कितनी लग चुकी हैं 185 करोड़, और टोटल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं 107 करोड़ के करीब हो चुके हैं। डोज 1 लग चुकी है 99 करोड़ लोगों को, और डोज 2 लग चुकी है 83.73 लोगों को, और जो प्रिकॉशनरी डोज है, यानी कि तीसरी डोज लग रही है, वो 2.29 करोड़ लोगों को लग चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, वैसे सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 का। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बाद उसको बीच बीच में अमेंड करते रहे, कई बार वो अमेंड हुआ। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, वो 2019 में हुआ, जिसके तहत 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो है, जो हमारे 3 पड़ोसी मुल्क हैं उसमें से जो तीन देशों में से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भारत की नागरिकता देने की बात कही जा रही है। तो अब ये एक्ट तो बना दिया गया, लेकिन एक्ट के बनाने के बाद रूल्स बनाने होते हैं हर एक्ट पे। जब तक वो रूल्स नहीं बनेंगे तब तक वो एक्ट फॉर्मुलेट नहीं होगा, तब तक वो एक्ट काम या लागू नहीं हो पाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसने इस अमेंडमेंट को बनाया था,
वे संसद में लेके आए इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि उसको 6 महीने और चाहिए कि जिससे कि वो रूल्स बना सकें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अ लेजिस्लेशन टू फास्ट ट्रैक। अब ये लेजिस्लेशन किस लिए था, ये कानून किस लिए था कि सिटीजनशिप हम प्रोवाइड कर सके 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़ को। कौन सी डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़ का मतलब है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उन देशों में। कौन कौन से देश हैं, पहली बात तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उनमें 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ हुआ करती थी उन देशों में, तो उनकी बात की जा रही है। वो कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। तो इन 3 देशों में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं। तो ऐसा करके 6 कम्युनिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, एक एमओयू साइन करवाया है बिटवीन सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है जिसको वो मैनेज करता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन जो मंगोलिया का है। यानी कि भारत में और मंगोलिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। देखिए एमओयू के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जितने भी एमओयू साइन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सब आपको पता चलती रहेंगी। तो कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया है सेबी के बीच में जो कि भारत की है, और फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन जो मंगोलिया की है। तो एफआरसी जो है वो सेबी की तरह ही है, और उसने वो को सिग्नेटरी है टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशंस मल्टीलेटरल एमओयू। तो उसने इस पे साइन कर रखा है। सेबी जो था वो स्टैब्लिश हुआ है भारत में 1992 के एक्ट से टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। तो सिक्योरिटी मार्केट कौन सा है भारत का, सिक्योरिटी मार्केट का मतलब हुआ जैसे कि सेंसेक्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसको सिक्योरिटी मार्केट कहा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के वो क्या हैं, वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो पर्सन, एक आम आदमी जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना है। एंड टू रेगुलेट एंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, और भारत में सिक्योरिटी मार्केट का डेवलपमेंट करना है, तो ये उसका उद्देश्य है। उसके बाद कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की है। तो यूनियन कैबिनेट ने एनएलएमसी बनाया है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसके तहत क्या होगा कि जो भी सरकारी विभाग हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी निकाय हैं, उनके तहत जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको क्या करा जाएगा, उसको मोनेटाइज कर दिया जाएगा। यानी कि उस पर जो है या तो वो प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा जिससे कि क्या हो सके, उस ज़मीन से पैसा आ सके। द एनएलएमसी विल अंडरटेक द मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड, जो एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है, एंड बिल्डिंग, और जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एनएलएमसी विल बी होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है ये पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी, और इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है 5,000 करोड़ का रखा गया है। ये इट विल ऑल्सो ओन, होल्ड, मैनेज एंड मोनेटाइज सरप्लस लैंड। तो ये क्या करेगी, ये ओन भी करेगी, यानी अपने पास रखेगी भी, उसको होल्ड भी करके रखेगी, मैनेजमेंट भी करेगा, उसका प्रबंधन भी करेगा, और मोनेटाइज भी करेगी, यानी कि उससे पैसा भी कमाएगी सरप्लस लैंड से और बिल्डिंग एसेट से, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की थी। अंडर क्लोजर एंड द सरप्लस नॉन कोर लैंड एसेट्स ऑफ सीपीएसईज अंडर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कि स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पर सरकार जो है वो अपना जो स्टेक है उसको कम कर देती है और प्राइवेट लोगों को या पब्लिक में शेयर्स उसके दे देती है। अब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम ये मानते हैं कि अगर कोई कंपनी के पास 100 रुपये हैं, तो अगर उस कंपनी के 100 रुपये हैं, या आप कहते हैं 100% है, या 100 शेयर्स हैं, तो उन 100% शेयर्स में से अगर कोई कंपनी अपने 51% शेयर जिसके पास होंगे उस कंपनी के, 100% शेयर्स में से जिस कंपनी के पास, जिस भी लोगों के पास 51% शेयर होंगे, वो उस कंपनी का मालिक होगा, या स्ट्रैटेजिक जो अथॉरिटी होगी उसके पास होगी, क्योंकि मेजॉरिटी उसके पास है। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी सरकार के पास, जहाँ पे भी 51% से ऊपर ज़्यादा, या 51% से ऊपर जहाँ पे भी उनके पास स्टेक होगा, सरकार क्या करेगी, उसको कम करके 51% से कम ले आएगी, जिससे कि जो उसके स्ट्रैटेजिक है, यानी कि स्ट्रैटेजी जो होगी, जो उस कंपनी की स्ट्रैटेजी बना सकते थे, पहले सरकार बना सकती थी अगर 51% से ऊपर होता, तो अब सरकार नहीं बनाएगी, कोई और बना सकता है, चाहे वो पब्लिक के पास शेयर हो या किसी प्राइवेट आदमी ने शेयर ले लिए उसके, तो उसके पास हो। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। तो एनएलएमसी विल एडवाइज एंड सपोर्ट सीपीएसईज। तो जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है ये सपोर्ट करेगा सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को और दूसरी गवर्नमेंट एंटिटीज़ को इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस नॉन कोर एसेट्स, कि जितने भी आपके सरप्लस नॉन कोर एसेट्स हैं, देखिए नॉन कोर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए एसेट्स, इसकी बात की जा रही है। एंड मोनेटाइज देम फॉर मैक्सिमम वैल्यू रियलाइजेशन, और उनको मोनेटाइज कर दो जिससे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू रियलाइजेशन हो सके। तो ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट आता है GS3 में अगर हम देखें तो इंडिया ने सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर। देखिए ये एक मिसाइल सिस्टम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नया एक मिसाइल बनाई गई है और जिसको चंदीपुर से छोड़ा गया है, जो कि उड़ीसा के आसपास
उड़ीसा के पास ये एक आइलैंड है जहाँ से ये कोस्ट है, जहाँ से इसको छोड़ा गया है। तो SFDR बेस्ड जो प्रोपल्शन है वो एनेबल करता है मिसाइल को टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड्स। अब ये क्या हेल्प करेगा, ये वो मिसाइल है, मान लेते हैं कोई सुपरसोनिक स्पीड पे कोई एरियल थ्रेट आ रहा है, यानी सुपरसोनिक स्पीड पे कोई मिसाइल आ रही है, तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको पकड़ना और उस पर वापस से प्रहार करना, यानी कि वो धरती पे गिरने से पहले, भारत की ज़मीन पे गिरने से पहले ही हवा में ही उसको ख़त्म कर दिया जाए, हाइपरसोनिक मिसाइल को या सुपरसोनिक मिसाइल को, नॉट हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल को। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? सुपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड से आगे निकल जाते हैं। जब जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में हम कितना मानते हैं, 330 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम मानते हैं कि आवाज़ यानी जो साउंड है वो चलती है। तो जब वो 330 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तेज अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। तो जो भी सुपरसोनिक स्पीड से जो भी वस्तु आ रही होती है, यानी कि जो भी मिसाइल आ रही होती है, तो उसको पहले पकड़ना, इंटरसेप्ट करना कि वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको टारगेट करना और उस पर फिर उसको हवा में ही ख़त्म कर देना। तो उसके लिए इसको बनाया गया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर को। तो SFDR बेस्ड प्रोपल्शन एनेबल्स द मिसाइल टू इंटरसेप्ट एरियल थ्रेट्स एट सुपरसोनिक स्पीड्स एंड द टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट रिलायबल फंक्शनिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO ने इसको कहा है। उसके बाद अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, MPC की मीटिंग हुई है। ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल मंथ का जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 2022-23 का, इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग थी MPC की। ये लगभग एक साल में 6 बार होती है। 6 बार होने का इसमें बात की गई है, तो 4 to 6 टाइम्स होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये RBI की कमेटी है पहली बात तो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये किस एक्ट के तहत बनी थी और कब बनी थी। इसके ये 6 मेंबर्स होते हैं, ये मैं बता देता हूँ। उसका जो हेड होता है वो RBI के गवर्नर होते हैं, जो हाल फिलहाल में शक्तिकांत दास हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने इन्फ्लेशन का दर जो है बढ़ाकर 5.7% कर दिया है, जो पहले उन्होंने 4.5% फोरकास्ट किया था। पहले उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस साल जो भारत में इन्फ्लेशन रहेगा, मुद्रास्फीति दर रहेगा, वो 4.5% रहेगा, लेकिन इन्होंने अब इसको बढ़ा के 5.7% कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग जो भारत में इन्फ्लेशन की दर रहनी है वो 2 to 6% रहनी है, या आप कह सकते हो 4% ±2% रहना है। कि उनका लक्ष्य था कि हम 4% ±2% करेंगे, यानी कि 2 से 6% के बीच में भारत में महंगाई दर रहनी चाहिए। इस बीच में अगर महंगाई दर रहेगी तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो कार्य व्यवस्था है, वो सब तरीके से चलता रहेगा। तो इसके बीच में हम बात कर रहे हैं। मुद्रास्फीति जैसे जैसे बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता है, लोग जो हैं चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ने लगते हैं और इतनी जल्दी आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, इतनी जल्दी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि जो तेल है, एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, उसकी कीमत में बहुत तेज़ी से उछाल आया है एज़ कम्पेरिजन टू आपकी सैलरी से। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेफ्ट अनचेंज्ड द की पॉलिसी रेट। देखिए जो मीटिंग हुई है MPC की, ये MPC क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, ये कुछ ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स निकालती है जिससे भारत देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंटेन किया जा सके, इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा सके और लोगों के लिए सहूलियत बना सके। तो अब इसने जो रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया, रेपो रेट का रेट 4% ही रखा और रिवर्स रेपो रेट का रेट क्या रखा, 3.35% रखा। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये जब हम इकोनॉमिक्स वाली वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, या अभी मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, कि कौन सा रेट ऐसा है, आप मुझे बताएंगे कि जहाँ पर बैंक अपने पैसे जमा करता है RBI में, और कौन सा ऐसा रेट है जहाँ पे RBI जो है वो बैंक से पैसे ले लेता है एज अ लोन या ऐसा उधार कि आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप मुझे दे दो और मैं इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करूँगा। तो ये कौन से रेट्स हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। स्टांस अभी भी एकोमोडेटिव रखा है। देखिए 3 तरह के स्टांस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, एक होता है डोविश, एक होता है हॉकिश और एक होता है एकोमोडेटिव। तो देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है कि अभी एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको भी रख सकते हैं किसी चीज़ को, तो उसको एकोमोडेटिव बोलते हैं। तो RBI अभी क्या कर रहा है, RBI ये चाह रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा आए और लोग जो है उस पैसे को यूज़ करें। जब लोग पैसे को यूज़ करेंगे तो इकोनॉमी जो है उसमें काउंटर चलती रहेगी, नॉट काउंटर, साइक्लिकल चलती रहेगी। अगर साइक्लिकल चलती रहेगी तो पैसा घूमता रहेगा इकोनॉमी में, अगर पैसा घूमता रहेगा तो इकोनॉमी का पहिया जो है वो सही तरह से चलता रहेगा। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी ये चाहती है कि भाई लोगों के पास पैसा ज़्यादा ना हो तो वो दूसरे तरीके के टूल्स अपनाती है, अगर पैसा ज़्यादा हो तो वो दूसरे तरीके के टूल्स अपनाती है। तो एक एकोमोडेटिव स्टांस है जो इस टाइम पे MPC ने अपनाया है।
फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कि लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, क्योंकि जो मनी है, जो रुपए का नोट है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि वो ईजिली चल जाता है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ खरीदना है तो आप इजीली, आप अगर आप 500 का नोट देंगे या 2000 रुपीज़ का नोट देंगे, 100 रुपीज़ का नोट देंगे, तो आप इजीली कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टू प्री पैंडमिक लेवल, यानी कि पैंडमिक लेवल से पहले की बात अगर हम करें, 2020 से पहले की अगर हम बात करें, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एक नया टूल अपनाया है उन्होंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इस साल अपनाया गया है। तो यूपीएससी 99 क्या मैं आपसे कहूँ 101% उम्मीद है कि इससे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्योंकि अभी ये 2018 के एक्ट में 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद इसको लाया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को, और अब तक इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इस बार हो सकता है, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो हो सकता है इस पर सवाल पूछ ले। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज द बेसिक टूल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, मुद्रास्फीति दर भी बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, पैसे को मार्केट से उठा लेता है, सक आउट कर लेता है। तो उस पैसे को उठाने के लिए क्या तरीका अपनाता है, वो अलग अलग तरीके अपनाता है। तो उसने एक तरीका अपनाया इस बार स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, और जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है उसको नैरो कर दिया 0.5 से 0.90। जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है एसडीएफ है, वो 3.75% रहेगा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट क्या है, 3.75% है। ये 0.25% कम है रेपो रेट से, और 0.5% कम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से, जो बैंक को फंड करने में रिक्वायरमेंट होती है, जो बैंक को हेल्प करती है फंड करने में। एसडीएफ का ओरिजिन क्या है, 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था, और एसडीएफ स्ट्रेंथन कर रही है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क को मॉनेटरी पॉलिसी के, एंड इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल, की देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, यानी कि जो वित्तीय स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसके लिए ये टूल है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ विल रिप्लेस द फिक्स्ड रेट रेपो रिवर्स रेपो। एसडीएफ किस चीज़ को हटाएगी, ये फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो इसको हटाएगी, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो क्या चीज़ है। देखिए जितने भी आपको सवाल दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट करते हैं कि वाटरवे कॉन्क्लेव हो रहा है 2022 का, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज। देखिए जो हमें रीजनल कनेक्टिविटी करनी है, भारत में 111 वाटरवेज को चिन्हित किया गया है कि पूरे भारत में 111 वाटरवेज हैं, जिसमें से कि नेशनल वाटरवे 1, 2 से लेकर 6 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सबसे शुरू में इन्हीं पे काम किया गया। नेशनल वाटरवे 1 जो कि हल्दिया में है, नेशनल वाटरवे 2 जो कि डिब्रू और आप कह सकते हैं कि जो सदिया के बीच में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर पे है। तो ऐसे करके नेशनल वाटरवेज बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो कॉन्क्लेव है, वाटरवेज कॉन्क्लेव है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये डिब्रूगढ़ असम में हो रहा है। 11-12 अप्रैल 2022 को सवाल पूछा सकता है कि वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 हुआ था, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये डिब्रूगढ़ असम में हेल्ड हुआ। डिब्रूगढ़ से नेशनल वाटरवे 2 बहता है, जो डिब्रू से ज्वाइन करता है सदिया को, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज जो है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में आपको मिलेगा, उसके साथ वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे, डिब्रूगढ़ असम में। प्रीलिम्स के लिए अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो इस्तांबुल टॉक्स चल रही हैं। तो जैसे कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में, देखिए इस तरह से पूछ लेते हैं, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, यूपीपीसी पूछ लेगा कि जैसे मॉस्को फॉर्मेट था, कि मॉस्को फॉर्मेट किसके लिए है, तो मॉस्को फॉर्मेट जैसे अफगानिस्तान के लिए है। तो इस तरह से पूछ लेगा कि वो ये पूछ लेगा कि ये चीज़ न्यूज़ में रही है अभी, ये पूछ लेगा कि इस्तांबुल टॉक्स अभी न्यूज़ में रहा है, तो ये किस किस देशों के लिए बात करने के लिए। तो जो इस्तांबुल टॉक्स रही हैं ये रशिया और यूक्रेन की बात करने के लिए, क्योंकि रशिया ने जो यूक्रेन पर युद्ध किया हुआ है, हमला किया हुआ है, अटैक किया हुआ है, तो उसके लिए इस्तांबुल टॉक्स की गई हैं। एल्रोसा को यूएसए ने बताया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइनिंग कंपनी है, जो रशिया के रफ डायमंड्स का 90% डोनेट करती है, नॉट डोनेट आप कह सकते हो, सप्लाई करती है। द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो इंडियन नेवी एयर क्रू ने सक्सेसफुली 60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो कि यूएसए से लिए गए थे, उनके ऊपर सक्सेसफुली अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो पायलट्स थे, इंडियन जो एयरफोर्स के पायलट्स थे या इंडियन नेवी के जो पायलट्स थे, उन्होंने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना सीख लिया है, कि उस पर जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली है, क्योंकि ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो MS-60R आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ द सी किंग। अब देखिए ये जो है ये रिप्लेसमेंट हैं किस हेलीकॉप्टर्स के, जो 42/42A हेलीकॉप्टर्स थे, उनको 1990 में डीकमीशन कर दिया गया था, यानी उनको ख़त्म कर दिया गया था कि अब वो इंडियन नेवी उसको इस्तेमाल नहीं करेगी। तो भारत के जो इंडियन नेवी के पास जो शिप्स हैं
उन पे जो अब हेलीकॉप्टर खड़ा होगा वो कौन सा खड़ा होगा, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये, यानी इसके कई सारे रोल हैं। और ये हम ले किससे रहे हैं, ये हमने USA से ली हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जल जीवन मिशन टू सप्लाई वाटर टू रूरल एरियाज़ बाय 2024, ये कहा जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत 2024 तक गांव के क्षेत्रों में, हर प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी पीने का पानी है उसका प्रोवाइड हम करेंगे थ्रू द टैप, यानी कि टंकी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पानी दिया जाएगा। अ टारगेट हैज़ बीन सेट फॉर सप्लाइंग 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, तो 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सभी घरों में। तो ये सरकार का लक्ष्य है। रशिया और यूक्रेन जो है वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, मेजर एक्सपोर्टर्स हैं गेहूं के, कॉर्न के, बार्ले के, सनफ्लावर ऑयल के। ब्लैक सी के थ्रू इनका ट्रेड होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वजह से पूरी दुनिया में जो गेहूं की कमी है वो हो रही है। जो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ थे, जो लोग रशिया यूक्रेन पे डिपेंड थे कि वहाँ से गेहूं आएगा, तो उनको युद्ध के चक्कर में वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जो तेल है, जो खाद्य तेल है, जैसे कि एडिबल ऑयल जो है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, इनके दाम में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया क्योंकि वहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है। यानी कि पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो क्या हो रखी है, क्योंकि पूरा देश एक, अगर हम भारत की फ़िलॉसफी देखें जो वसुधैव कुटुंबकम की फ़िलॉसफी है, जिसके तहत हम ये कहते हैं कि पूरे जो विश्व है वो एक गांव है, और पूरा एक गांव यानी कि एक पूरी फैमिली के रूप में है ये। तो उस फिलॉसफी पे अगर हम काम करें तो आज के टाइम पे पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। एक देश पूरे अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है, कई सारे देशों पे वो डिपेंडेंट रहता है। अगर हम अफ्रीका की कंट्रीज़ की बात करें तो वो कई सारे देशों पे डिपेंडेंट रहती है। अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो युद्ध तो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो वेस्ट अफ्रीका के देशों में पड़ रहा है, भारत में भी पड़ रहा है। भारत में तेलों के दाम बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। तेल के दाम आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। 93 पे थे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ कि 93 से बढ़ते बढ़ते वो 104-105 रुपये तक पहुँच गए, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अंबाजी तीर्थ धाम जो है ये गुजरात में है और यहाँ पे एक फंक्शन होने जा रहा है, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अंबाजी तीर्थ धाम न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। और WHO ने ग्लोबल सेंटर बनाया है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ये जामनगर गुजरात में बना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, दैट्स ऑल। ये थे 10 तारीख के करंट अफेयर्स, तो इनको आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने और आप चाहते हैं कि आपको ये PDFs मिल जाए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं। इनके लिए एक मिनिमम चार्ज लगाया गया है जो इजीली किसी भी कैंडिडेट को दिया जा सकता है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सकें। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।